हेलो स्टूडेंट, मानव पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं। पहला भाग आहारनाल और दूसरा भाग जो होता है वो होता है सहायक पाचक ग्रंथियां, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। आहारनाल के बारे में हमने पहले अध्ययन कर लिया था। अब हम अध्ययन करेंगे मानव पाचन तंत्र के दूसरे भाग सहायक पाचक ग्रंथियों के बारे में। पहली ग्रंथि जो होती है वो मुख के अंदर होती है, जिसे लार ग्रंथियां कहा जाता है, सिलिवरी ग्लैंड कहा जाता है। दूसरी ग्रंथि जो होती है वो लीवर होती है, जिसे यकृत ग्रंथि कहा जाता है। और तीसरे नंबर पे जो ग्रंथि है वो अग्नाशय ग्रंथि या पेनक्रियाज होती है। मुख्य रूप से ये तीन ग्रंथियां जो होती हैं ये सहायक पाचक ग्रंथियां होती है। सिलिवरी ग्लैंड जो होती है जो मुख के अंदर उपस्थित होती है और ये लार का स्त्रावण करती है। लार ग्रंथियां जो होती हैं वो लार का स्त्रावण करती है। और लीवर जो होता है, यकृत जो होता है वो ग्रहणी में खुलता है। यकृत के अंदर एक संरचना होती है जिसे पित्ताशय कहा जाता है। ये पित्ताशय जो होता है वो पित्त रस का संग्रहण करता है और ये पित्त रस का संग्रहण जो होता है पित्त वाहिनी के दौरान ग्रहणी में छोड़ा जाता है। तीसरे नंबर पर जो ग्रंथि होती है वो अग्नाशय ग्रंथि होती है। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो दोनों प्रकार की यानी कि मिश्रित ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिःस्रावी ग्रंथि भी होती है। बहिःस्रावी के रूप में पाचन में काम आती है और अंतःस्रावी के रूप में अंतःस्रावी तंत्र जो होता है उनके अंदर ये काम आती है। तो बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में ये अग्नाशय रस का स्त्रावण करती है और ये अग्नाशय रस जो होता है वो वाहिनी के द्वारा ग्रहणी में छोड़ा जाता है। तो ये ग्रंथियां जो होती हैं सहायक पाचक ग्रंथियां कहलाती है। सहायक पाचक ग्रंथियां मानव में तीन सहायक पाचक ग्रंथियां होती हैं। नंबर 1 लार ग्रंथि। लार ग्रंथियां जिसे कहा जाता है सिलिवरी ग्लैंड। नंबर 2 यकृत जिसे कहा जाता है लीवर। नंबर 3 अग्नाशय ग्रंथि। जैसे बोलते हैं पैनक्रियाज। ग्लैंड। ये तीन जो होती है वो सहायक ग्रंथियां होती हैं जो पाचन में उपयोगी होती है। अगले हम बात करें नंबर 1 लार ग्रंथि के बारे में। लार ग्रंथि जो होती है जो मुख के अंदर स्थित होती है। लार ग्रंथि मुख के अंदर पाई जाती है। मानव के अंदर लार ग्रंथि जो होती है वो 3 जोड़ी लार ग्रंथि मुख के अंदर पाई जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। 3 जोड़ी कहां कहां पर होती है? देखिए, पहली जो होती है वो बाह्य कर्ण के नीचे की ओर स्थित होती है, जिसे कर्ण पूर्व ग्रंथियां कहा जाता है। बाह्य कर्ण के नीचे की ओर कर्ण पूर्व या जिसे पैरोटिड ग्लैंड भी कहते हैं, जो बाह्य कर्ण के नीचे की ओर स्थित होती है। दूसरी ग्रंथि होती है वो जीवा जो होती है उनके नीचे स्थित होती है, जिसे सबलिंगुअल ग्लैंड या अधोजीवा ग्रंथि कहा जाता है। जो जीव जो होती हैं उनके नीचे स्थित होती हैं। ये एक जोड़ी होती है। एक जोड़ी ग्रंथियां कर्ण पूर्व और एक जोड़ी ग्रंथियां जो होती है वो सबलिंगुअल यानी कि अधोजीवा होती है। तीसरी जो होती है वो दोनों
जबड़े जो होते हैं, ऊपरी जबड़ा मैक्सिला और निचला जबड़ा जो मैंडिबल होता है, ये जब दोनों जबड़े मिलते हैं, संधि स्थल के नीचे की ओर स्थित होती है, उसे बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहा जाता है, अधोजम ग्रंथियां कहा जाता है। ये ग्रंथियां जो होती हैं, ये 3 जोड़ी यानी कि कुल 6 ग्रंथियां होती है। सबसे पहले अपन बात करें किसकी, पैरोटिड ग्लैंड की, यानी कि कर्णपूर्व ग्रंथियों की बात करें। कर्णपूर्व लार ग्रंथियां जो होती हैं वो बाह्य कर्ण के नीचे की ओर होती है, और ये एक नलिका द्वारा ऊपरी जबड़े के जो कृंतक दांत होते हैं, ऊपरी जबड़े के जो कृंतक दांत होते हैं उनके पीछे की ओर खुलती है। कर्णपूर्व ग्रंथि जो होती है वो ऊपरी जबड़े के कृंतक दांत होते हैं, उनके पीछे की ओर नलिका द्वारा खुलती है। सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है वो नलिका के द्वारा मुख गुहिका की सतह पर खुलती है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है, ये ग्रंथि नलिकाओं के दौरान जो निचले जबड़े जो कृंतक दांत होते हैं उनके पीछे की ओर खुलती है। यानी कि कर्णपूर्व ग्रंथियां ऊपरी जबड़े के कृंतक दांत के पीछे की ओर नलिका द्वारा खुलती है, और सबलिंगुअल ग्रंथि जो होती है वो नलिका के दौरान मुख गुहिका की सतह पर खुलती है, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है वो नलिका के द्वारा निचले जबड़े के जो कृंतक दांत होते हैं उन कृंतक दांतों के पीछे की ओर खुलती है, और ये ग्रंथियां लार का स्त्रावण करती है। नंबर 1, लार ग्रंथियां। ग्लैंड्स। मानव के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। नंबर 1, कर्णपूर्व ग्रंथियां। जिसे पैरोटिड ग्लैंड कहा जाता है। ग्लैंड्स, यह बाह्य कर्ण के नीचे एक जोड़ी होती है। बाह्य कर्ण के नीचे होती है और संख्या में एक जोड़ी होती है। यह ग्रंथियां नलिका द्वारा ऊपरी जबड़े के कृंतक इंसिसर दांतों के पीछे खुलती है। ऊपरी जबड़े के जो कृंतक दांत होते हैं उनके पीछे की ओर नलिका द्वारा खुलती है। दूसरी ग्रंथि जिसे अधः जिह्वा कहा जाता है, या सब लिंगुअल ग्लैंड्स, यह ग्रंथियां एक जोड़ी
होती है जो जीवा के नीचे स्थित होती है। यह ग्रंथियां मुख गुहिका की सतह पर नलिका द्वारा खुलती है। नलिका द्वारा खुलती है। तीसरी अधोजंब बोलते हैं। अधोजंब या सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। यह ग्रंथियां एक जोड़ी एवं दोनों जबड़ों के संधि स्थल पर स्थित होती है। यह ग्रंथियां निचले जबड़े के कृंतक दांतों के पीछे नलिका द्वारा खुलती है। नलिका द्वारा खुलती है। अब हम देखते हैं लार का संगठन। लार के संगठन के अंदर लार जो होती है एक स्वस्थ मानव के अंदर एक दिन के अंदर 1 से 1.5 लीटर स्रावित होती है। दूसरी बात, लार का जो पीएच होता है वो 6.8 होता है। तीसरी बात, इसके अंदर जल जो होता है वो 99.5% होता है। जल की मात्रा होती है वो सबसे अधिक होती है। शेष जो 0.5% मात्रा रहती है उसके अंदर अकार्बनिक लवण और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक लवण के अंदर यहाँ सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है और कैल्शियम कार्बोनेट होता है और सोडियम फास्फेट होता है। ये आयन जो होते हैं वो अकार्बनिक लवण के अंदर पाए जाते हैं और कार्बनिक पदार्थ के अंदर इसमें यूरिया होती है, यूरिक अम्ल होता है, ये अल्प मात्रा में होते हैं और इसके साथ में सीरम ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी पाए जाते हैं। इसके अलावा लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर पाचक एंजाइम जो होते हैं जैसे लारिय एमाइलेज और लिंगुअल लाइपेज जो होते हैं जो पाचन के अंदर सहायक होते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूं। सबसे पहले कुल मात्रा, लार की मात्रा जो होती है वो 1 से 1.5 लीटर
प्रतिदिन। एक दिन के अंदर ये 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होती है। अब दूसरी बात इसके अंदर ये आती है कि पीएच जो होता है इसका रहता है आपके 6.8, यानी कि कैसा रहता है, हल्का अम्लीय, हल्का अम्लीय। अब इसके अंदर जल की जो मात्रा होती है वो होती है आपके 99.5%, ये जल की मात्रा होती है। उसके बाद में शेष रहता है वो रहता है 0.5%। 0.5% जो होता है वो होते हैं पहले अकार्बनिक लवण। अकार्बनिक लवण के अंदर आपके होता है क्लोराइड साइन होता है, बाइकार्बोनेट आयन और सल्फेट आयन। ये आयन है लवण के रूप में पाए जाते हैं। तीसरा होता है इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ के रूप में। कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, ये जो होते हैं, इसकी कुल मात्रा जो होती है वो होती है आपके 0.2% मात्रा इनकी होती है, और शेष रह गए इनकी कुल मात्रा होती है कार्बनिक पदार्थों की, वो 0.3% होती है। 99.5% जो होती है वो जल की मात्रा होती है, और 0.2% मात्रा जो होती है वो कार्बनिक लवणों की होती है, और 0.3% जो मात्रा होती है वो कार्बनिक पदार्थों की होती है। कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ होते हैं? इनके अंदर कार्बनिक पदार्थों के अंदर यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, और सीरम एल्बुमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है, और लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम है, और लारिये एमाइलेज होता है, और लिंगुअल लाइपेज होता है। ये कार्बनिक पदार्थ के रूप में 0.3% मात्रा में इनकी होती है। अब इसके कार्य रहते हैं कि लार का कार्य क्या होता है, तो कार्य को देखने के लिए देखते हैं। सबसे पहला ये क्या करता है कि भोजन जो होता है, भोजन को जब दांतों के द्वारा चबाया जाता है तो लार जो होती है वो भोजन के साथ में मिल जाती है, जिससे भोजन जो होता है वो लचलचा हो जाता है और बोलस के रूप में बदल जाता है, जिसको निगलने में आसानी होती है। यानी कि भोजन को लचलचा बनाने में लार का उपयोग होता है। दूसरी बात, लार जो होती है वो मुख को नम बनाती है, मुख को नम बनाती है, और मुख को नम बनाने के कारण जो बोलने में आसानी होती है। तीसरा जो होता है कि लार के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। भोजन के साथ में अगर कोई जीवाणु आ जाते हैं तो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए लाइसोजाइम जो होता है उपयोगी होता है, यानी कि भोजन के साथ में जीवाणुओं को नष्ट जो है वो लार करती है। 4 नंबर इसका गुण यह होता है कि लार के अंदर श्लेष्मा पाई जाती है, यानी कि कार्बनिक पदार्थों के रूप में श्लेष्मा भी होती है, श्लेष्मा पाई जाती है। तो श्लेष्मा जो होती है वो मुख को गीला बनाती है, और भोजन के साथ में अगर अम्ल आता है या भोजन के साथ में कोई हानिकारक पदार्थ आता है तो ये श्लेष्मा जो होती है मुख की सतह को हानि पहुंचाने से रोकती है।
यानी भोजन के साथ में जो अम्ल की मात्रा होती है, भोजन के साथ में हानिकारक पदार्थों की मात्रा होती है, तो ये श्लेष्मा जो होती है उन हानिकारक पदार्थों के हानिकारक प्रभाव को कम करती है, यानी कि मुख की सतह जो होती है, मुख गुहिका की सतह होती है, उसको ये श्लेष्मा किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाने देती। अगला इसका कार्य वो ये होता है कि मुख गुहा के अंदर लार्य एमाइलेज पाया जाता है। ये लार्य एमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है उनका पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च जो होता है उसको माल्टोज में बदलता है, इसे टाइलिन भी कहा जाता है। दूसरी बात, इसके अंदर लिंगुअल लाइपेज पाया जाता है। ये लाइपेज जो होता है, जो भोजन के साथ में जो ट्राइग्लिसराइड होता है, ट्राइग्लिसराइड को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में या मोनोग्लिसराइड में बदलने में सहायक होता है। लार के कार्य, नंबर 1, लार भोजन को लचलचा बनाती है, जिसे बोलस कहते हैं। जिसको निगलने में आसानी होती है, निगलने में आसानी होती है। दूसरा कार्य, लार मुख गुहिका को नम बनाती है, जिससे बोलने में आसानी होती है। तीन नंबर, लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। तीन नंबर, लार में श्लेष्मा पाई जाती है, जो भोजन के अम्ल एवं हानिकारक पदार्थों से मुख की सतह, मुख गुहिका की सतह की सुरक्षा करती है। लार जल संतुलन बनाए रखने में
सहायक है। अगर शरीर के अंदर जल की कमी हो जाती है तो मुख के अंदर लार ग्रंथियों से लार स्रावित होना बंद हो जाती है, जिससे मुख जो होता है वो सूख जाता है और प्यास लगनी प्रारंभ होती है, जिससे जल को ग्रहण कर जल की मात्रा संतुलित की जाती है। तो जल संतुलन के लिए लार उपयोगी होती है। अगला कार्य, लार में यूरिया एवं यूरिक अम्ल की अल्प मात्रा पाई जाती है। अतः लार उत्सर्जन में सहायक है। उत्सर्जन में सहायक है। लार के अंदर यूरिया और यूरिक अम्ल की मात्रा भी पाई जाती है, तो इनका लार स्रावित करती है, जो मल के साथ में इसका उत्सर्जन हो जाता है। तो लार जो होती है इन पदार्थों के उत्सर्जन में भी सहायक होती है। अगला कार्य इसका, लार में लारीय एमाइलेज, जिसे टाइलिन कहा जाता है, पाया जाता है, जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। लारीय एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकेराइड के अंदर माल्टोज में बदलता है, इनका पाचन करता है। ये पाचन जो होता है मुख गुहा के अंदर 30% जो पाचन है वो कार्बोहाइड्रेट का लारीय एमाइलेज के द्वारा होता है। अगला, लार में लिंगुअल लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, जो ट्राइग्लिसराइड को वसीय अम्ल एवं मोनोग्लिसराइड में बदलता